मेरे सभी मित्रों, भाईजनों एवं संबंधियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का क्षितिज, जो किताब का नाम है उसका पाठ 5 काव्य खंड का ये पाठ है, जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। जो इनके लेखक हैं हरीश शंकर परसई परसाई, जिनका जीवन परिचय अभी हम जिनके विषय में बात करेंगे, उसके बाद उनके पाठ के विषय में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हरीश शंकर परसाई का जीवन परिचय पहले हम वह पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम पाठ की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हरीश शंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश को होशंगाबाद जिले के जमनिया नामक गांव में हुआ था। गांव से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे नागपुर चले आए। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। कुछ दिनों तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन आरंभ कर दिया। उन्होंने जबलपुर से साहित्यिक पत्रिका वसुधा का प्रकाशन किया, परंतु घाटा होने के कारण इसे बंद करना पड़ा। उन्होंने विषम परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानी। सन 1995 में उनका निधन हो गया। उनके प्रमुख रचनाएं हरिशंकर परसाई ने अत्यधिक मात्रा में लेखन कार्य किया। उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास, जिनके उपन्यास हैं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत और पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज और अंत में। व्यंग संग्रह वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, रोता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर। साहित्यिक विषय हरिशंकर परसाई हिंदी के साहित्य के श्रेष्ठ व्यंग्यकार माने जाते हैं। उन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में हंसने के साथ साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों पर भी करारी चोट की है। उनके अधिकतर रचनाएं भारतीय जीवन पर पाखंड, भ्रष्टाचार आदि पर लिखी गई हैं। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक जीवन में समाई बुराई, बेईमानी, भ्रष्टाचार को अपना विषय बनाया। भाषा शैली हरिशंकर परसाई की भाषा में व्यंग्य की प्रधानता है। उनकी भाषा सामान्य होते हुए भी रचना के अनुठेपन के कारण विशेष मारक क्षमता रखती है। उनके एक एक शब्द में व्यंग्य के तीखेपन को देखा जा सकता है। लोक प्रचलित हिंदी के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का भी उन्होंने खुलकर प्रयोग किया है। ये था उनका जीवन परिचय। अब उनकी जो कहानी है वो है प्रेमचंद के फटे जूते। आइए तो शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत निबंध से लेखक हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के सादगी से परिपूर्ण व्यक्तित्व का सजीव चित्रण किया है। साथ ही एक साहित्यकार की अंत भरती सामाजिक दृष्टि का निवेचन करते हुए वर्तमान की आडंबरपूर्ण प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर
करारा व्यंग किया है। प्रेमचंद का एक चित्र में सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घने मूछें चेहरे को बड़ा बड़ा बतलाती हैं। पांव कैनवस के जूते, जिनकी बंद बेतरतीब बंदे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशान होती है। तब बंद कैसे भी काम कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई हैं। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ, फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। ये जैसा है वैसा ही फोटो में खींचता है। मेरे चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, मैं साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती का थोड़ा नीचे खींच लेना से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं बड़ी मुस्कान को धीरे से खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खींचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खींचना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा और और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारे ये फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किस से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे को मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र पढ़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 पैसे कम
में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियां नौछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के बारे मूल्य के मारे हुए थे। वह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुप रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। ये ऊपर से अच्छा दिखता है। अंगुली बाहर निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम दिखती है, पर पाँव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है मेरी अंगुली ढकी है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है, पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व को नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो। मैं ऐसे नहीं पहन सकता। पर वो पर फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं। चाहे कोई जीवनी जीवनी बिना फोटो के ही दे छाप दे और छाप दे ए, तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इस क्या मतलब है इसका? अ, कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गौदान हो गया? क्या पूस की रात में सुअर हल्कू का खेत चर गया? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हें जूता फिर देखता हूँ। कैसे फट गया। यह मेरी जनता काल के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे। क्या बनिया के तगारे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंबन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी से जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात कन्हैया घिस गई, बिसर बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वाले एक के लिए कहा था, जिन्हें देख दुख उपजत है, तिनको कब्रों पर सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर
मारते रहे हो। कोई चीज जो परत परत सदियों से जमी गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसे बगल से भी तो निकाल सकते थे। टीलों के समझौता भी तो हो जाता। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती, पर कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वह कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नियम धर्म वाली कमजोरी। नियम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित जिसे तुम घृणित समझते हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की अंगुलियों से इशारा करते हैं। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, और ये वे मुस्कान भी समझता हूँ। बरकरार बरकाक बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। अंगुली बाहर निकल आई, पर पाँव बचा रहा और चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हैं। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। अब इसी प्रकार से जो पिछला चैप्टर था अपने रंग के फटे जूते, वह समाप्त हुआ। अब इसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर और है, जो शायद इस वीडियो में आधा हो पाए, पूर्णतः ना हो पाए, तो इसलिए हम इसका दूसरा पार्ट भी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जल्द ही, और देखते हैं अब कितना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, जो कि मेरे बचपन के दिन इस पाठ का नाम है, और जिसकी ऑथर जो हैं वो हैं महादेवी वर्मा। तो आइए महादेवी वर्मा जी का हम जीवन परिचय करते हैं और उनके बारे में जानते हैं, जैसे उनकी रचनाएं, उनकी विशेषताएं, उनकी भाषा शैली। आइए शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। श्रीमती महादेवी वर्मा आधुनिक युग की प्रसिद्ध कवित्री एवं गद्य लेखिका मानी जाती हैं। उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1970 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। उन्होंने सन 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत में एम.ए. की कुलपति बनी। उन्होंने शिक्षा तथा साहित्य क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया। सन 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। विक्रम कुमायूं और दिल्ली के विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। यामा और दीप शिखा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1987 ईस्वी में उनका निधन हो गया। प्रमुख रचनाएं। महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं जो हैं वो है कविता, रेखा चित्र, समर्पण। जी महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं में कविता, रेखांकित, स्मरण, आलोचना यदि अनेक साहित्यिक विधाओं में रचना की है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: काव्य संग्रह, निहार, रश्मि, नीरजा, संजय,
दीपशिखा यामा संस्मरण। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं पथ के साथी ए पथ के साथी मेरा परिवार निबंध श्रृंखला श्रृंखला की कड़ियाँ संज्ञा संकल्पिता भारतीय संस्कृति के स्वर आलोचना हिंदी के विषयात्मक गद्य विभिन्न कार्य संग्रहों की भूमिका है। आइए अब इनकी कविता का अनुसरण करते हैं जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन। प्रस्तुत लेख में लेखिका महादेवी वर्मा ने अपने बचपन की यादों का उकेरा है। बचपन की बचपन के स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब दिखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं